देखो यार, आजकल ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चलो अब जरा मेरे साथ सोचो। मान लो कि तुम्हारी उम्र हो गई है 27 साल। तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो और तुम्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए 2 साल भी हो गई हैं। तुम घर पे हो और कोई नौकरी तुम्हें मिली नहीं है। तुम्हारे घर वालों के पास इतना पैसा नहीं है कि तुम्हें बिजनेस करा पाएँ। ऐसे में रोज़ ताने सुनने को तो मिलेंगे ही। रोज़ मम्मी कहेगी कि बैठे रहते हो, कोई काम के नहीं हो। ऐसे में अगर घर के बाहर रहोगे तो कहलाओगे आवारा, और अगर घर के अंदर रहे दिन भर तो निकम्मे। बस इसीलिए कह रहा हूँ। तो अगर अभी जुट जाओ पैसे की समझ को समझने में, तो आगे ऐसी सिचुएशन आएगी ही नहीं। तो पैसे को समझें कैसे? देखो, एक लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने अपने पूरे जीवन के 30 साल लगा दिए हैं केवल पैसे की समझ को समझने में। और इन 30 सालों में जितना भी समझा है ना, वो सब एक किताब में लिख दिया है, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में इस बारे में बात की थी, बताया था कि एक लेडी थी और वो रॉबर्ट से कैसे मिली, उनके विचारों से कैसे प्रभावित हुई, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर वो वीडियो देखनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लेना। लेकिन पहले अभी इस वीडियो को देख लो। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि लेखक ने अपने 30 साल के अनुभव को एक किताब में लिख दिया है, और नाम भी तो बहुत सुना है इस किताब का। कहते हैं कि ये किताब समझ ली तो पैसे की समझ आ जाएगी, और अगर पैसे की समझ आ गई तो पैसा ही पैसा होगा। अरे रुको आराम से, मैं हूं ना पूरी बुक समझाने के लिए। तो रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब से शुरू करता हूँ, क्योंकि तभी वो मिले थे उनसे जिन्हें वो कहते हैं रिच डैड। पर इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। नहीं करो पहले, बाद में भूल जाते हो तुम लोग। करो वरना वीडियो स्टार्ट ही नहीं करो। पहले करो। कर लिया। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो एक दिन अपने फादर से पूछते हैं कि डैडी, आप हमें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? उन्होंने कहा, तुम आखिर अमीर बनना ही क्यों चाहते हो? मैंने कहा, मेरा फ्रेंड जिमी और उसकी मम्मी और उसका पूरा परिवार नई कैडलिक कार में पिकनिक पर गए हैं, और मुझे और माइक को इसलिए नहीं लेकर गए क्योंकि हम गरीब थे। मैंने इतनी राम कहानी बताई तो, पर उन पर कोई खास फर्क पड़ा नहीं। वो फिर अखबार पढ़ने लगे, पर मेरी ज़िद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा, और आखिरकार उन्होंने मुझे बता ही दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसे से पैसा बनाने की कला आनी चाहिए। इन्होंने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले ली उनकी बात। रॉबर्ट झट से दौड़ कर गए अपने फ्रेंड माइक के पास और पहुँचे, और गर्व से अपने सिर को ऊंचा उठाकर कहा, अब हम भी अमीर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अमीर कैसे हुआ जाता है। माइक ने पूछा, कैसे? मुझे भी बताओ। रॉबर्ट ने कहा, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। डील पक्की हो गई। लेखक आगे कहते हैं कि अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक अपने शहर के हर दरवाजे पर दस्तक देते रहे और उनसे कहते रहे कि वे सब इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूबों को हमारे लिए रख लें। कई सप्ताह बीत गए। अपने कच्चे माल के लिए जो जगह हमने चुनी थी वो वॉशिंग मशीन के ठीक पास थी, और एक दिन माँ की सब्र का बांध टूट गया। हाँ, मम्मियों को वैसे भी ऐसी दिक्कत रहती है, और ख़ासकर उस चीज़ से जो हम उन्हें ना बताना चाहे। चलो आगे देखते हैं। माँ ने कहा, इसे यहाँ से हटाओ वरना मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। और मेरे और माइक के बहुत मिन्नतें करने के बाद हमें 1 सप्ताह की और मोहलत मिली। आखिर आज हमने घर के पोर्च में अपना उत्पादन शुरू किया। एक दिन मेरे डैडी पोर्च में आए और उनके आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने वहाँ 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी तरह से जुटे हुए देखा। हर तरफ बारीक सफ़ेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कॉर्टन थे। हमारे परिवार की हिबाची का मतलब अंगीठी लाल दहकते कोयले के साथ जल रही थी। जब डैडी हमारे पास आए तो उन्होंने कोयले पर एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रहे थे। उन दिनों वो ट्यूब शीशे के बने होते थे। इस पिघले हुए शीशे को हम छोटे छेद वाले दूध के कॉर्टनों में डालते थे। इन कॉर्टनों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा हुआ था। वो सफ़ेद पाउडर प्लास्टर ही था। दूध के कॉटन बाहरी बक्से थे जिसके भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी हमें देखते रहे, पर हम भी अपने काम में लगे रहे। आखिर उन्होंने पूछा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था, हम अमीर बनने जा रहे हैं। उन्होंने पूछा, इन प्लास्टर के सांचों में क्या है?
इनमें एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने हथौड़े से सील को ठोका और बाहरी खोल टूट गया और एक दस्ते का सिक्का नीचे गिरा। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तो तुम लोग जस्ते के सिक्के डाल रहे हो? देखा, इसीलिए मैंने कहा था कि इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही इनकी बात सीरियसली ले ली थी। मेरे डैडी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उनके सामने आग और टूथपेस्ट ट्यूब के बक्से के साथ सफ़ेद धूल में लिपटे हुए 2 बच्चे खड़े हुए थे, जो इस कान से लेकर उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। वे हमें अपने साथ ले गए और जालसाजी का मतलब बताया। हमारे सारे सपने धराशायी हो गए थे। हमें समझ आ गया कि यह गैर कानूनी है। मैं और माइक तकरीबन 20 मिनट चुप रहे। हम उस जगह को साफ करने में जुट गए। मैंने और माइक ने कहा, शायद हम सच में गरीब हैं। इस पर डैडी ने कहा, तुम गरीब तब कहलाओगे जब तुम हार मान लोगे। तुमने कुछ किया है और इसलिए मुझे तुम पर गर्व है। डैडी ने कहा, अगर तुम लोग जानना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो मुझसे नहीं, माइक के डैडी से यह सवाल करो। माइक ने पूछा, मेरे डैडी? हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरे बैंकर ने तुम्हारे डैडी के बारे में मुझे बताया। उनका पैसा बनाने में कोई जवाब नहीं। माइक ने फिर पूछा, मेरे डैडी? फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के और दोस्तों की तरह हमारे पास आलीशान बंगला और बड़ी गाड़ी नहीं है? डैडी ने कहा, यह सब होने का ये मतलब नहीं है कि आप निश्चित रूप से अमीर हों और पैसे बनाने की कला को जानते हों। जिमी की डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते। उनमें और मुझ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए। कंपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है। इस समय शक्कर की कंपनी आर्थिक संकट में फंसी हुई है और जिमी के डैडी के पास जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग हैं माइक। ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बनाने जा रहे हैं और मेरा अंदाज़ा है कि कुछ ही सालों में वे बहुत अमीर हो जाएंगे। अब हमने यह योजना बनाई कि माइक और मैं कब और कैसे माइक के डैडी से मिलेंगे। पर समस्या यह थी कि उसके डैडी देर से घर आते थे और पूरा दिन घर पर नहीं रहते थे। माइक ने अपने डैडी से इस बारे में बात की। वे हमसे मिलने के लिए तैयार हो गए। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी। माइक और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फ़ोन पर हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे पोर्च में उनका इंतज़ार करें। जब मैं सकरे लिविंग रूम से घुसा तब मेरा दम घुटने लगा। वहाँ पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी और निश्चित रूप से उस फर्नीचर को संग्रहालय में होना चाहिए था। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थीं। सामने एक पुरुष मजदूरों के कपड़े में बैठा हुआ था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए हुए थे, परंतु उनमें स्टार्च नहीं किया गया था। ये लोग कौन हैं? अरे, ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ही ऐसा होता है। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, पर फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफ़र रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली। क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सा ऑफ़र देंगे? नहीं, पर जल्दी ही हमें पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए, आदर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम चौंक गए थे। तो बच्चों, तैयार? हमने अपने सिर हिलाया। वे एक विशाल शरीर के मालिक थे, लगभग 6 फीट ऊंचे और 200 पाउंड वजनी। पर मेरे डैडी इससे ऊंचे थे। माइक का कहना है कि तुम पैसा बनाना सीखना चाहते हो। क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने तत्काल सहमति में अपना सिर हिलाया। अच्छा, यह रहा मेरा ऑफ़र। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर मैं ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूँगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते रहोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा और तेज़ी से सिखाऊंगा। अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनोगे जैसा कि तुम लोग क्लास में करते हो तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा ऑफ़र है। इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। क्या मैं इससे पहले आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं। इसे या तो मान लो या तो वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू वक्त नहीं है।
अभी ढेर सारा काम पड़ा हुआ है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई चालू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मंजूर, मैंने कहा। मंजूर, माइक ने कहा। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेस मॉर्टिन आएंगी। उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा। तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेंट दूंगा। 1956 के तनख्वाह के हिसाब से भी 10 सेंट प्रति घंटा कम थे। और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज़ को धीमा पर कड़क होकर कहा। या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का विकल्प चुनने में ही समझदारी थी।